हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है फैक्ट इन इशू के बारे में एंड रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 3 के अंदर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये पहले क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि एविडेंस क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एविडेंस है क्या? बेसिकली कोई भी वो इंफॉर्मेशन है जो कि दी जा रही है किसी कोर्ट के अंदर, ताकि किसी जो फैक्ट है, किसी फैक्ट की जो सच्चाई है उसको स्टैब्लिश किया जा सके, उसको साबित किया जा सके इन एनी डिस्प्यूट। तो एविडेंस बेसिकली है क्या? किसी डिस्प्यूट में यानी कि किसी भी केस में कोई भी जो फैक्ट्स दिए गए थे उनकी सच्चाई या उनका जो ट्रूथ है उसको स्टैब्लिश करने के लिए या उसको जो प्रूव करने के लिए जब कोई इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उस कोर्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एविडेंस। अब इसका पर्पस क्या है? ये पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है कि इसका पर्पस क्या है। तो एविडेंस का पर्पस सिंपल ये है कि ये कोर्ट को हेल्प करता है कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, यानी कि निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। अब किस चीज़ के निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए? कि जो भी फैक्ट्स जो हैं जो कि कोर्ट में किसी भी पार्टी के द्वारा दिए गए हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अब जो ये सेक्शन 3 है, ये हमें बताता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो किसी भी केस में, चाहे वो सिविल का केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, इसमें जो एविडेंस होता है वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में हो सकता है, सिर्फ दो, उसके अलावा और कुछ भी एविडेंस नहीं हो सकता। सबसे पहला कि फैक्ट क्या है उस इशू के अंदर, दूसरा उससे रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है। अच्छा, ये जो फैक्ट इन इशू है एंड जो रेलेवेंट फैक्ट्स है, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों के अलावा किसी भी चीज़ को जो है एज ए एविडेंस जो है नहीं दिया जा सकता। एंड कोई भी इररेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा उस केस में से एक्सक्लूडेड यानी कि निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो फैक्ट इन इशू है, अब ये है क्या बेसिकली? तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कि एक कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं ताकि वो जो केस है, वो जो मैटर है, उसको रिजॉल्व किया जा सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि ये जो फैक्ट इन इशू होते हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके जो भी चार्जेस यानी कि जो भी आरोप लगाए गए हैं या फिर जो भी क्लेम्स हैं यानी जो भी दावे हैं, इनसे ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो मान लो कोई मुकदमा चल रहा था, कोई ट्रायल चल रहा था, जिसमें जो केस था वो किस चीज़ के बारे में था कि ए पर्सन ने बी पर्सन को किसी डंडे से जो है मार दिया है, उसका मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर जो फैक्ट इन इशू है वो क्या क्या हो सकता है, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या ए ने बी को डंडे से मारा है। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है, ये फैक्ट इन इशू होगा। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि क्या बी की जो डेथ है उसके ए के मारने की वजह से हुई है। एंड तीसरा पॉइंट कि क्या ए की इंटेंशन थी, क्या वो सच में बी को मारना चाहता था। तो ये सारे हैं आपके फैक्ट इन इशू। इन्हीं को कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ताकि वो जो केस है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अब अगर कोर्ट में कोई भी एविडेंस यानी कि कोई भी जो सबूत है वो दिया जाता है, इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड है वो, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई पर्सन ए था जिसके ऊपर आरोप ये लगा था कि उसने मान लो बी पर्सन का जो है फ़ोन चुराया है। अब ऐसे केस में फैक्ट इन इशू क्या हो सकते हैं कि क्या वो जो फ़ोन था वो बी का था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि क्या ए ने बिना बी की परमिशन के वो जो फ़ोन है उसे लिया है। एंड तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बताता है कि क्या यहाँ पर ए की इंटेंशन थी चुराने की या नहीं थी। अब अगर कोई भी एविडेंस जो है वो इन तीनों में से किसी भी फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो कोर्ट में जो है एडमिसिबल हो सकता है। एंड आपका जो भी एविडेंस होना चाहिए वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, आपके जो भी सबूत होने चाहिए वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए। अब ये रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं? तो रेलेवेंट फैक्ट्स बेसिकली एक सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो कि वो फैक्ट इन इशू से लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। तो जो हमने पिछला वाला एग्जांपल लिया था कि ए ने बी का जो फ़ोन है वो चुराया था,
अब इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मान लो किसी पर्सन ने ए को उस स्पॉट से यानी कि उस जगह से भागते हुए देखा था, तो ये जो है एक रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फैक्ट्स हैं सपोर्टिंग है, ये मेन जो फैक्ट्स हैं मतलब फैक्ट इन इशू को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उससे कनेक्टेड हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताता है यहाँ पे कि ए ने वो जो फोन था मतलब वो जो चोरी वाला फोन था उसे बेच दिया गया और उसका मान लो कोई एविडेंस मिल जाता है, तो ये एज ए सपोर्टिंग फैक्ट का काम करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ए पर्सन के उस फोन के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन ये फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं। अब सेक्शन 3 की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हमेशा याद रखेंगे। चाहे फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं, वो केस से रेलेवेंट हैं, लेकिन तब भी उनको आप प्रूव नहीं कर सकते। अब अगर कोई जो दूसरा लॉ है वो उसको प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ओवरराइड नहीं कर सकता किसी भी प्रोसीजरल लॉ को या फिर सिविल प्रोसीजर कोड को। अब सिविल प्रोसीजर कोड का एक अपना प्रोसीजर है, तो अब अगर सिविल प्रोसीजर कोड में किसी चीज़ को लेकर ये बताया गया है कि ये चीज़ इस तरीके से होगी या ये प्रोसीजर होगा, तो यहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो कोई पर्सन ए था जिसको कोई बॉन्ड या कोई डॉक्यूमेंट लेकर आना चाहिए था पहली फर्स्ट हियरिंग में, जो पहली सुनवाई थी उसी में उसको कोई एक बॉन्ड लेकर आना था कोर्ट के अंदर। अब वो भूल जाता है ये, लेकिन बाद में वो जो है उस बॉन्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सीपीसी क्या कहता है कि वो बॉन्ड जो था आपको वो फर्स्ट हियरिंग यानी कि बिगिनिंग में ही प्रोड्यूस करना था। अब अगर बाद में कोर्ट उसको अलाउ करती है सबमिट करने के लिए तो वो पर्सन सबमिट कर सकता है एंड विद रीज़न। तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि बॉन्ड जो था वो रेलेवेंट था, लेकिन तब भी बाद में उसको सबमिट नहीं किया जा सकता अनलेस सीपीसी जो है उसको अलाउ करती है तब। तो यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किसी भी प्रोसीजरल लॉ को या फिर सिविल प्रोसीजर कोड को ओवरराइड जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फैक्ट इन इशू के बारे में एंड रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।